बिहार में इसी साल 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसकी घोषणा चुनाव आयोग द्वारा जल्द ही किया जा सकता है, जिसको लेकर राजनीतिक दलों में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। सभी पार्टियां एक दूसरे को चैलेंज करती हुई नजर आ रही है। बिहार में तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज विधानसभा सीट खाली हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में इन चारों सीट के विधायक लोकसभा पहुंच गए, तो किस तरीके से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है होने वाले उपचुनाव को लेकर बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। 2 राज्यों के विधानसभा के कार्यक्रम के अलावा बिहार के 4 विधानसभा रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज सीट पर उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होगी। इन चारों सीट से 2020 में चुने गए विधायक सुधाकर सिंह, सुदामा प्रसाद, सुरेंद्र यादव और जितन राम मांझी पिछले लोकसभा चुनाव में बक्सर, आरा, जहानाबाद और गया से सांसद चुने गए। उपचुनाव में मैदान में उतरेगी जनसुराज पार्टी। रामगढ़ और बेलागंज में राष्ट्रीय जनता दल के खाते में भी इसके अलावा तरारी, सीपीआई, माले और इमामगंज हिंदुस्तान आवामी मोर्चा की परंपरागत सीट रही है। इस बार उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज भी अपने उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक बिहार उपचुनाव के लिए दिल्ली में बीजेपी की बैठक संपन्न हो चुकी है। इस बैठक में कैंडिडेट्स के नाम को लेकर मंथन किया गया है। जनसुराज ने चारों सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर यानी कि HAMS के संरक्षक जितन राम मांझी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान गया के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA के एक हिस्से के रूप में ये लगभग तय है कि HAMS इमामगंज में आगामी उपचुनाव के लिए एक उम्मीदवार खड़ा कर सकती है और सीट सुरक्षित करने की तैयारी पहले से ही चल रही है। मांझी ने किया चैलेंज। मांझी ने चुनाव की लोकतांत्रिक प्रकृति को स्वीकार करते हुए कहा कि चुनाव में हर कोई अपना उम्मीदवार खड़ा कर रखता है और कई स्वतंत्र उम्मीदवार भी खड़े होते हैं। मांझी ने कहा कि उपयुक्त उम्मीदवार चुनना लोगों पर निर्भर करता है। ये लोकतंत्र है और हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार भी है। प्रशांत किशोर को कोई नहीं रोक रहा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी चुनाव होगा उसमें NDA उम्मीदवार की जीत होगी। मांझी ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड पर जोर देते हुए दावा किया कि उनके कार्यकाल के दौरान इमामगंज में महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए हैं और क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार भी हुआ है। उन्होंने विश्वास जताया कि इमामगंज के लोग उन पर भरोसा करते हैं और उपचुनाव में HAMS के उम्मीदवार के सीट जीतने की संभावना भी है। प्रशांत किशोर का संकल्प। बिहार के 4 विधानसभा सीटों के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। इससे पहले प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर बड़ा अपडेट भी सामने आया है। प्रशांत किशोर बुधवार को उम्मीदवारों की घोषणा कर सकते हैं। 2 अक्टूबर को हुई थी पार्टी की घोषणा। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज चुनावी तैयारी में काफी समय से जुटी हुई है। इसको लेकर रणनीति भी तैयार कर चुकी है। प्रशांत किशोर बिहार में लगभग 2 साल से पदयात्रा पर निकले हुए थे। उन्होंने 2 अक्टूबर को पटना में पार्टी की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के 4 सीट पर होने वाले उपचुनाव में उतरने का बड़ा ऐलान भी किया है। उपचुनाव पर क्या बोले प्रशांत किशोर? 2 अक्टूबर को उपचुनाव में उतरने का ऐलान करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा था कि जनसुराज आगामी 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। प्रशांत किशोर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि बिहार का चुनाव हम 2025 में जीतना चाहते हैं या 2024 में ही। अगर बिहार की जनता चाहती है तो हमें 2025 का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तो हम इस नवंबर में होने वाले उपचुनावों में ही मामला सेटल कर सकते हैं। हमारी रणनीति साफ है। हम अगर इन 4 सीटों पर नवंबर के उपचुनाव में जीतते हैं तो ये एक स्पष्ट संदेश होगा कि 2025 के चुनाव में बिहार की जनता बदलाव चाहती है। इसीलिए 2025 तक नहीं रुकना है, हमें अभी से तैयारी करनी है।
नीतीश कुमार की तैयारी। चुनावी शंखनाद के पहले ही बिहार की सियासत गर्मा गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झारखंड चुनाव की घोषणा से पहले जदयू के झारखंड चुनाव प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी के साथ मुख्यमंत्री आवास पर अहम बैठक किए हैं। बैठक के बाद अशोक चौधरी ने झारखंड में चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा बयान भी दिया है। शीर्ष नेताओं से हो रही चर्चा। अशोक चौधरी ने कहा है कि जदयू बीजेपी के साथ मिलकर झारखंड में चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारे को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और राज्यसभा सांसद संजय झा बीजेपी के शीर्ष नेता से बातचीत कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा के साथ ही गठबंधन में रहना है और उसी के साथ चुनाव भी लड़ना है। हम लोग कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कौन उम्मीदवार होगा, इस पर चर्चा हो रहा है। चर्चा अब फाइनल स्टेज पर ही है। कोई नाराजगी नहीं। वहीं जब अशोक चौधरी ने पूछा कि झारखंड में जदयू को केवल 2 सीट मिल रहे हैं, इससे जदयू में नाराजगी है क्या, इसको लेकर उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। भाजपा के साथ जदयू चुनाव लड़ेगी। अभी बात चल रही है, नतीजा सामने नहीं आया है। जल्दी सारी जानकारी सामने आ जाएगी। बीजेपी के आला कमान से बातचीत अभी चल रही है। उपचुनाव लड़ेगी जदयू। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही चुनाव आयोग बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव के तारीखों की घोषणा करेगी। उपचुनाव को लेकर अशोक चौधरी ने कहा है कि जदयू बेलागंज से चुनाव लड़ेगी। इमामगंज मांझी जी 2 सीट बीजेपी के पास है। वहीं पीके की पार्टी जनसुराज भी उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। इसको लेकर अशोक चौधरी ने कहा है कि पार्टी बनाए हैं तो बिना कैंडिडेट कैसे नहीं रहेंगे। कैंडिडेट तो होगा ही, चुनाव तो लड़ेंगे ही, वो भी अपनी ताकत से। पीके तेजस्वी को खुली चुनौती। उन्होंने कहा है कि चुनाव में पता चलेगा हम कहाँ हैं। बड़े बड़े लोग डींग हाँकते हैं, चुनाव में पता चलता है जनता किसके साथ है। वहीं तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर अशोक चौधरी ने कहा है कि तेजस्वी की यात्रा के लिए शुभकामनाएं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव 16 अक्टूबर से कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दूसरे चरण पर निकलने वाले हैं। वहीं इन सबके बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। इस यात्रा के विरोध में एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने तल्ख तेवर दिखाए हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने जाति धर्म का हवाला देकर गिरिराज सिंह को संविधान की शपथ याद दिलाई है। नीरज का कहना था कि देश में संविधान भी है जो कहता है कि धर्म जाति से ऊपर उठकर काम करेंगे। दरअसल गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा बिहार में 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलेगी। फोकस में मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाका होगा। शुरुआत भागलपुर से होगी और किशनगंज में जाकर यात्रा के पहले पड़ाव का विराम लगेगा। गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर को भागलपुर, 19 अक्टूबर को कटिहार, 20 अक्टूबर को पूर्णिया, 21 अक्टूबर को अररिया और 22 अक्टूबर को किशनगंज पहुंचेंगे। इनमें भागलपुर को छोड़ दिया जाए तो बाकी इलाके सीमांचल में ही आते हैं और बड़ी संख्या में वहां मुस्लिम आबादी भी है। नीतीश ने सीमांचल में विकास की इबारत लिखी। नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार हिंदू मंदिरों का स्वाभिमान बढ़ाते हैं। भागलपुर में बूढ़ानाथ मंदिर है, ये देखना चाहिए कि वहां नीतीश कुमार जी कैसे पार्क बनाया है। मनोकामना मंदिर का कैसा विकास हुआ है। कांवड़ यात्रियों के लिए सुल्तानगंज से देवघर तक कैसी सुविधाएं दी गई हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के प्रति सम्मान करते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर एग्रीकल्चर कॉलेज खोला गया। वहां सनातनी लोग भी पढ़ते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो कब्रिस्तान को गुलजार किया है और शमशान को भी गुलजार किया है, मंदिर को गुलजार किया और मस्जिद को भी गुलजार किया है। सीमांचल के इलाके में हमने शानदार विकास की इबारत लिखी है। सामाजिक सौहार्द हमारी पूंजी है और उस पूंजी को भी बरकरार रखेंगे। बिहार में एनडीए की सरकार। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए सरकार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी कोटे से विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हैं। राज्य में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बिहार में कुल 243 सीटें हैं। बीजेपी के 78 विधायक हैं, जेडीयू के 44 विधायक,
हम के यानी कि HAM के 3, विपक्षी RJD के 77 विधायक हैं। वहीं कांग्रेस के 19 और CPI-ML के 11, CPI-M के और CPI के 2-2 विधायक हैं। एक विधायक AIMIM और एक निर्दलीय चुनाव जीतकर आया है। 4 सीटें रिक्त अभी चल रही हैं, इन पर उपचुनाव होने हैं। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।